हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आप सभी लोग जानते होंगे जो हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल पर लगातार आपके लिए सुपर टेट की जो है क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें आपको पीवाईक्यू के साथ साथ जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम सुपर टेट का जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम चाइल्ड साइकोलॉजी के हम जो है सवाल देखने वाले हैं। अब इसमें आपको जो है 30 इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं, जो बिल्कुल जो है एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। और आप सभी के लिए मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब भी ज़रूर देना है। इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास के बाद आपको ये जो है PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और आप वहाँ से जो है फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसमें आपको जो है एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर भी बताया गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप फटाफट, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा। और हम लगातार जो है आपको सुपर टेट हो, चाहे BPSC TRE 4 हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, उसके संबंध में हम जो है हमारी क्लासेज और जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहेंगी। देखिए, अभी फ़िलहाल जो है जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें ये जो है न्यूज़ हमारे पास जो आई है उसमें ये कहा गया है कि 25 तारीख तक जो है BPSC TRE 4 का जो है अध्याचन भेज दिया जाएगा। और अगर 25 तारीख तक अध्याचन भेज दिया जाता है तो आपको जो है इस महीने के एंड में या जो है आपको अगस्त के पहले सप्ताह में आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आप सभी लोग उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाइए, तैयारी करते रहिए। हमारे चैनल पर जो है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और इसके अलावा बिहार GK GS की सभी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और सभी के सभी जो है PYQ हैं, आपको जो है 71वीं BPSC तक के सभी PYQ आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक से है। तो आप अगर BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि वो आपको GK GS के माध्यम से भी जो है आपके लिए उपयोगी है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो है पॉलिटी, इन सभी की क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। साइंस की भी क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा। देखिए, हम जो है क्लास को शुरू करेंगे। हमारा पहला सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जो है ये जीवन का अनोखा काल है, ये किसने कहा था? तो जो है इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी लोग जानते हैं, कोलोब्रूस, रॉस पियाजे और जो है सिगमंड फ्रायड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह जो कथन है ये आपका जो है कॉल और ब्रूस का है, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि एक व्यापक शब्द है जिसमें सकारात्मक और क्रमिक परिवर्तन शामिल हैं। ये सकारात्मक परिवर्तन कई क्षमताओं के विकास की ओर ले जाते हैं, जो एक व्यक्ति को बेहतर ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, अगर जिसकी बुद्धि अच्छी रहेगी वो थोड़ा सा बहुत अच्छे से जो है बिहेव करता है। अब आज की बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई अपने जो है पिता को जो है मारने में लगे हुए हैं बुद्धि का प्रयोग करके, कोई जो है हस्बैंड को मारने में लगे हुए हैं, कोई माँ को मारने में लगे हुए हैं, तो इस प्रकार की बुद्धि की हम बात नहीं कर रहे हैं। और संवेग क्या होता है? संवेग जो है ये हमारी भावनाएं होती हैं, याद रखिएगा। संवेग जो है हमारी भावनाएं और अनुभव होते हैं, जो हम किसी दूसरों के साथ जो है उनसे संबंधों में, बातचीत में जो हमको महसूस होती है, जैसे सुख दुख हो गया, और यही सब आपका जो है संवेग है। अब देखिए, कॉल और ब्रूस के अनुसार जो है बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की एक विशिष्ट अवस्था है। और संवेगात्मक विकास जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है और यह जो है क्रमिक होता है। अब इसीलिए जो है इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था जो है जीवन का अनोखा काल है। अगला सवाल देखिए, किशोरावस्था के लक्षणों को एक शब्द में सर्वोत्तम तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तो किशोरावस्था के जो लक्षण होते हैं इनको अगर आपको एक शब्द में व्यक्त करना है या व्यक्त करना है तो आप क्या करेंगे? तो किशोरावस्था जो है किसी व्यक्ति के जीवन का एक ऐसा चरण है जब वह ना तो बच्चा होता है ना ही वयस्क होता है। ये दोनों के बीच की स्थिति है, ना तो आप छोटे रह जाते हैं और ना ही आप एडल्ट रह पाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसका हम सही जवाब कौन सा हो जाएगा हमारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये जो है परिवर्तन की अवस्था होती है। ठीक है, किशोरावस्था जो है ये परिवर्तन का समय होता है, तो हम परिवर्तन कह सकते हैं, इसको याद रखिएगा। इस दौरान शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के साथ साथ सोच और अपेक्षाओं में भी जो है परिवर्तन आता है। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है? संवेग का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है? तो इसका सही जवाब
जवाब कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब देखिए, अगर हम बात करें तो हाइपोटोलसिक सिद्धांत या हाइपोटोलसिक सिद्धांत हम कह सकते हैं, सक्रियता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत या जेम्स लैंग सिद्धांत। तो इसमें से अगर हम देखें तो जेम्स लैंग के अनुसार जो है इन्होंने कहा था कि संवेगात्मक अनुभव जो है संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। तो इसीलिए हमारा जो है डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। भावना के जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार जो है भावनात्मक और अनुभव भावात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है, और यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि शारीरिक उत्तेजना पहले होती है और भावना की गुणवत्ता निर्धारित करती है। दूसरे शब्दों में उत्तेजना के लिए शारीरिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर एक व्यक्ति भावनाओं का अनुभव करता है। और इसमें दो शोधकर्ता जिसमें विलियम जेम्स और कार्ल लैंग ने 19वीं शताब्दी के अंत में इस सिद्धांत का जो है सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था, और उन्होंने सुझाव दिया कि संवेग केवल मानसिक अवस्थाएं नहीं है बल्कि उनके साथ होने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाओं का जो है परिणाम होता है। तो इन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि संवेगात्मक अनुभव और संवेगात्मक व्यवहार जो है ये इस पर आधारित होता है। आपका जो है संवेगात्मक अनुभव जो है ये संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। अगला सवाल देखिए, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, और इस पर जो है कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोहलर ने जो है किसके ऊपर प्रयोग किया था, तो इस पर कोहलर ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था, या बिल्ली पर प्रयोग किया था, या जो है चूहों पर किया था, या आपका चिंपैंजी पर किया था। तो पावलोव ने जो है कुत्ते पर किया था, लेकिन जो है इन्होंने चिंपैंजी पर किया था, ये याद रखिएगा। अब इन्होंने क्या किया था, तो कोहलर ने इसमें जो है चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके सामने जो है एक केला लटका दिया। ठीक है, एक केला लटका दिया, और कोहलर ने क्या देखा कि चिंपैंजी केवल जो है यादृच्छिक व्यवहार की कोशिश नहीं करते थे, जबकि वे एक समाधान पर ठोकर नहीं खाते थे। इसके बजाय वे अंतर्दृष्टि, जैसे अब एक बार में केले तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है, और फिर कुछ और उसको सूझा, किसी ने जो है सपोर्ट लगा लिया या ऐसे कर लिया। ठीक है, तो जब आप पूरा इनका वो पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इन्होंने क्या किया था। ठीक है, ऐसे पावलोव ने जो है कुत्ते पर भी जो है शोध किया था, तो याद रखिएगा प्रयोग किया था। अगले सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 20वीं शताब्दी को जो है बालक की शताब्दी कहा जाने लगा, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। 20वीं शताब्दी को जो है बालक की शताब्दी कहा जाने लगा, यह जो है कथन किसका है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो 5वें नंबर का जो सही जवाब है देखिए, वैलेंटाइन, क्रो एंड क्रो या न्यूमैन या स्ट्रैंग। तो इसका जो सही जवाब है देखिए, 20वीं शताब्दी को एक बच्चे की सदी के रूप में नामित किया गया है, और कनाडाई वैज्ञानिक जो थे फ्रांसिस और क्रीत क्रो ने जो है इसको जिम्मेदार ठहराया था। तो हम क्या कहेंगे, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है इन्होंने जो है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो हमारा बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है ये आपको बताना है। तो बाल्यावस्था में जो है बालक का व्यक्तित्व जो है ये बहिर्मुखी होता है, याद रखिएगा बहिर्मुखी होता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही होता है। ठीक है, सही हो जाएगा सी विकल्प। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था स्वयं के प्रति सम्मान का प्रतीक है, या आत्मसम्मान का जो है कौन सा अवस्था इनमें से प्रतीक है ये आपको बताना है। ईगोसेंट्रिक कौन सी अवस्था होती है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि जब जो है तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था जो है परिवर्तन की अवस्था होती है, और किशोरावस्था तब होती है जब व्यक्ति अपने लिए सम्मान की भावना विकसित करना शुरू कर देते हैं। किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति बहुत सारे शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तनों से गुजरते हैं और अपनी पहचान विकसित करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वे अधिक स्वतंत्र होते जाते हैं, वह स्वयं को और अपने मूल्यों को मुखरित करते हैं। वे अपने लक्ष्य के लिए जो है अपने लिए लक्ष्य भी निर्धारित करना शुरू कर देते हैं और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं। ये सभी अनुभव आत्मसम्मान की एक बड़ी भावना के रूप में योगदान करते हैं, याद रखिएगा। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्या कह रहा है, भोजन का एक व्यावसायिक विज्ञापन हमारे मुंह में लार का उत्पादन करता है, इससे संबंधित क्रिया कौन सी है। तो इससे संबंधित क्रिया कौन सी है ये आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको जो है ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि जो है स्फूर्त अनुकूलन, शास्त्रीय अनुकूलन, प्रतीक जो है सीखना, या जो है संगति सीखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शास्त्रीय अनुकूलन। ठीक है, एक ही है जिसको हम जो है शास्त्रीय अनुकूलन भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बच्चों के अधिगम को बढ़ाने के लिए शिक्षकों के लिए सबसे प्रभावी उपकरण कौन सा है। बच्चों का अनुभव जो है बच्चों के अधिगम को बढ़ाने के लिए जो है सबसे जो है
प्रभावी उपकरण कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? शास्त्रीय अनुकूलन। ठीक है, शास्त्रीय अनुकूलन हो जाएगा, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बच्चों के अधिगम को बढ़ाने के लिए शिक्षकों के लिए सबसे प्रभावी उपकरण कौन सा है? तो शिक्षकों के लिए सबसे प्रभावी उपकरण कौन सा माना जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों के हितों के साथ जो है संबंध जो है स्थापित करना। बच्चों के हितों के साथ जो है संबंध स्थापित करना, यही जो है सबसे प्रभावी उपकरण होगा। अगला सवाल देखिए, 10 नंबर का सवाल है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का अन्य नाम कौन सा है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का अन्य नाम जो है कौन सा हो जाएगा? कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, ये भी सही हो जाएगा। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत और जो है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ये भी आपका सही हो जाएगा। और इसमें से उपयुक्त सभी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अब क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था, याद रखिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था। देखिए, विद्यालय में कुछ बच्चे लंबे, कुछ छोटे और कुछ गोरे तथा कुछ काले होते हैं, और कुछ प्रतिभाशाली तथा कुछ मंद बुद्धि के बालक होते हैं। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, तो ये जो है किस पर आधारित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो है किसका सॉल्यूशन है। तो अगर हम देखें तो ये जो है व्यक्तिगत भिन्नता होती है सभी बच्चों की, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है, तो ये जो है व्यक्तिगत भिन्नता होती है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा डिसलेक्सिया का लक्षण नहीं है? डिसलेक्सिया जो है एक पढ़ने संबंधी विकार है जो है स्वलीनता, मस्तिष्क क्षति या मानसिक मंदता के कारण होती है। यह आंखों या कानों से ली गई छवियों को वाणी को समझने में परिवर्तित करने की मस्तिष्क की क्षमता के नष्ट होने के परिणाम स्वरूप होती है, याद रखिएगा। तो इसमें देखिए, वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। देखिए, अगर जिसको डिसलेक्सिया से प्रॉब्लम है या डिसलेक्सिया से ग्रसित है तो वो बच्चे क्या करते हैं, तो उनमें एक लक्षण आपका ये भी देखने को मिलेगा कि वो जो है धीरे धीरे पढ़ता है और लिखता है। ठीक है, अक्सर अक्षर या शब्द और संख्याएँ जो है छोड़ देता है। पढ़ते समय बच्चा क्या करेगा कि उन शब्दों का अनुमान लगाने, हटाने या जोड़ने का प्रयास करेगा जो पाठ में नहीं है। छोटी छोटी बातें कह सकता है और ठीक से समझ नहीं पाता है। ब्लैक बोर्ड या मुद्रित सामग्री से कठिन या दोहरावदार तरीके से सीखता है, और बच्चों को लिखे हुए शब्दों को याद करने में जो है समझने में कठिनाई होती है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने में और स्पष्ट रूप से पढ़ने में भी उनको दिक्कत होती है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, तो छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाई, या सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, या वाचन या जो है वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, या लिखने की धीमी गति। अब देखिए, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि आपको ये देखना है कि नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो उल्टे और सीधे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय ये नहीं है, बाकी वाचन परिशुद्धता भी है, लिखने की धीमी गति भी है, और छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाइयाँ भी है। तो ये सभी जो है डिसलेक्सिया के लक्षण है। अगला सवाल देखिए, आर्टिज्म एक विकार है। अब आर्टिज्म क्या है ये आपको बताना है। तो ये जो है एक हम क्या कह सकते हैं कि न्यूरो विकार है, याद रखिएगा। न्यूरो, इसमें जो है दिमाग का विकास जो है बहुत धीरे होता है। तो आर्टिज्म जो है स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे जो है ऑटिज्म के रूप में भी जाना जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये जो है न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए अभी 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं आपको 2 ऑप्शन और दिखा देता हूँ। देखिए, न्यूरो विकास विकार है ये, तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिज्म से पीड़ित व्यक्ति क्या है? भाषा, संचार और सामाजिक संपर्क के साथ संघर्ष कर सकते हैं, और दोहराए जाने वाले या प्रतिबंधात्मक व्यवहार जो है प्रदर्शित करते हैं। ये कठिनाइयाँ विभिन्न तरीके से प्रकट हो सकती हैं और हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकती हैं। आर्टिज्म का सटीक कारण अभी भी जो है ज्ञात नहीं है, ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों का जो है संयोजन होता है, तभी आपको आर्टिज्म हो सकता है। अगला सवाल देखिए, एक अच्छे स्कूल में आदर्श रूप से किस प्रकार के भौतिक संसाधन होने चाहिए ये आपको बताना है। 14वें नंबर का ये सवाल है, और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब देखिए, एक अच्छे स्कूल में आदर्श रूप से भौतिक संसाधन कौन कौन से होने चाहिए? तो सीमित अध्ययन विषय वस्तु और मूल सुविधाएं, बच्चों के लिए कोई खिलौने या मनोरंजक संसाधन नहीं होने चाहिए, एक खराब रखरखाव वाली इमारत और कोई बाहरी स्थान नहीं होना चाहिए, अध्ययन विषय वस्तु, खिलौने, बगीचे और अन्य आकर्षक सुविधाएं जो है होनी चाहिए, जो थोड़ा सा अध्ययन को इंटरेस्टिंग बना दें और बच्चा जो है सीखने के लिए प्रेरित हो जाए। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी? भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना जो है किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो भारतीय पुनर्वास परिषद जो है भारत सरकार के द्वारा
1992 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है और यह भारत में पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो है पेशेवरों के प्रशिक्षण और शिक्षा को विनियमित और मानकीकृत करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये जो है इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, दिव्यांगजनों के लिए जो है शिक्षा, दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और इसको जो है याद रखिएगा। भारतीय पुनर्वास परिषद, अब इसका मतलब जो है किसी को जो है कहीं आवाज़ देना नहीं है, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, किस अवस्था को अक्सर संवेगात्मक क्रांति के साथ जोड़ा जाता है। तो ये कौन सी अवस्था है, तो अगर आप देखेंगे तो इसका सही जवाब आप खुद ही जो है पहचान जाएंगे, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपके संवेग जो है आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। तो ये बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 17वें नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है विकास के संदर्भ में कौन सा आनुवांशिक विकार केवल बालिकाओं में पाया जाता है। तो कौन सा आनुवांशिक विकार केवल बालिकाओं में पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम क्या है, तो एक गुणसूत्र संबंधी विकार है जो उन लोगों के विकास को प्रभावित करता है जिन्हें जन्म के समय बालिका के रूप में निर्धारित किया जाता है। टर्नर सिंड्रोम के अधिकांश लक्षण अल्पकालिक होते हैं और 5 वर्ष की उम्र में दिखाई देते हैं। डिम्ब ग्रंथि समारोह का समय से पहले नुकसान, डिम्ब ग्रंथि आप सभी लोग जानते हैं। और इसके अलावा जो है टर्नर सिंड्रोम तब होता है जब किसी बालिका के शरीर में अधिकांश या सभी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जबकि एक्स क्रोमोसोम का कुछ या पूरा हिस्सा जो है इसमें गायब भी हो जाता है। एक बालिका को आमतौर पर प्रत्येक माता पिता से एक जो है एक्स गुणसूत्र जो है विरासत में मिलता है। ये आपने साइंस पढ़ा होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं। गुणसूत्रों की कमी का कारण बनने वाली त्रुटि जो है अंडे या शुक्राणु के उत्पादन के दौरान होती है। अगला सवाल देखिए, गुणात्मक परिवर्तन को कहा जाता है। तो गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो गुणात्मक परिवर्तन को जो है विकास कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये आपका विकास हो जाएगा, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए गणितीय कौशल विकार किससे संबंधित है, तो गणितीय कौशल विकार आप सभी लोग जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं। मैं आपको ऑप्शन नहीं दिखा रहा, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, इसको हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं। अब देखिए कैलकुलेटर का संबंध आप किसके लिए करते हैं, तो गणितीय कौशल बढ़ाने के लिए ही आप करते हैं, तो आप उसको डिस्कैलकुलिया कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। हम देखिए यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 में, और कह रहा है कि समावेशी शिक्षा आमतौर पर विकासशील छात्रों की शैक्षणिक प्रगति में बाधा डालती है। और समावेशी शिक्षा जो कारण बताया गया है, समावेशी शिक्षा पूरी तरह से जो है विकलांग छात्रों की जरूरतों को समायोजित करने पर केंद्रित है, अन्य छात्रों की जरूरतों की जो है उपेक्षा करती है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए पहली बात तो यह है कि समावेशी शिक्षा आमतौर पर विकासशील छात्रों के साथ कि उनके साथ जो है शैक्षणिक प्रगति में बाधा नहीं डालती, तो ये भी आपका गलत हो गया। और इसका कारण भी ये नहीं है कि पूरी तरीके से जो है विकलांग पर आधारित है और जो है उन्हीं की ज़रूरतों को समायोजित करती है, तो ये भी आपका गायब हो जाएगा। देखिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ए और आर जो है दोनों गलत है, याद रखिएगा ए और आर दोनों गलत है। तो आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प डी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो यह जो है उन सभी बच्चों को शिक्षित करने का एक दृष्टिकोण है जो शिक्षा प्रणाली में उपेक्षा के जोखिम में है। यह उम्मीद करता है कि जो है सभी शिक्षार्थी सामान्य शैक्षिक जो है प्रावधानों तक पहुंच के माध्यम से एक साथ सीख सकते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों के पास विभिन्न अधिगम आवश्यकताओं को पहचानने और संबोधित करने का आवश्यक कौशल होना चाहिए। इसका मतलब है कि शिक्षकों को अपनी कक्षा में प्रत्येक छात्र की अनूठी अधिगम शैलियों, क्षमताओं और चुनौतियों को पहचानने और उसमें जो है समझने में जो है सक्षम होगा, तभी अब जान पाएगा कि ये बच्चा जो है कैसे सीखता है। अब आप यही नहीं जान पाएंगे कि ये बच्चा जो है सीखता कैसे है, तो आप उसको कैसे सिखा पाएंगे। अगला सवाल देखिए 21 नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा में शिक्षकों के लिए एक आवश्यक कौशल है। तो आवश्यक कौशल कौन सा हो जाएगा, तो आवश्यक कौशल यही हो जाएगा आपका कि इसमें जो है विभिन्न अधिगम आवश्यकताओं को पहचानना और संबोधित करना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जब आप जो है कई तरह के बच्चों को एक साथ जो है समावेशित करते हैं और इसके बाद जो है ये तरीके आपको बिल्कुल आने चाहिए, तभी आप जो है उनमें जो है पहचान कर पाएंगे और उनको कैसे सिखाना है ये आप जान पाएंगे। अगला सवाल देखिए, सिरोपुच्छ विकास का जो है नियम क्या है, मतलब सिर से पैर की ओर का विकास का जो है नियम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। अब हिंदी में सिरोपुच्छ लिखा गया है तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम जो है
सेफ्लोकॉडल भी कहते हैं, याद रखिएगा, सेफ्लोकॉडल भी कहते हैं। और सेफ्लोकॉडल डेवलपमेंट लॉ कहता है कि बच्चे की वृद्धि और विकास सिर से जो है पैर तक होता है। सबसे पहले वो सिर संभालना सीखता है, उसके बाद जो है पैर चलाना सीखता है। इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक विकास के दौरान सिर और ऊपरी शरीर निचले शरीर के अंगों जैसे पैरों और पैरों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ते और विकसित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बालक की वृद्धि और विकास सिर से पैर की तरफ होती है। तो ये यह बालक की वृद्धि और विकास बाह्य भागों से मध्य भागों की ओर होती है। यह बालक की वृद्धि और विकास जो है पैर से सिर की ओर होती है। तो देखिए बी विकल्प में दिया गया है कि सिर से जो है पैर की ओर होती है। इसको हम सेफ्लोकॉडल भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सामान्य पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिलाओं में कौन से गुणसूत्र होते हैं ये आपको बताना है। तो सामान्य महिलाओं में जो है केवल XX गुणसूत्र होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पावलोव ने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो बहुत ही फेमस जानवर है और हर जगह पाया जाता है। तो ये जो है कुत्ता था, याद रखिएगा, कुत्ता था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आनुवांशिकता का कौन सा नियम यह बताता है कि प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम बुद्धिमान होते हैं? तो ये कौन सा नियम आप बताता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम जो है सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब इस नियम को जो है दिया किसने है? तो सर फ्रांसिस गैल्टन ने दिया है और इन्होंने कहा कि आनुवांशिकता पर जो है अपने काम में प्रत्यागमन की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था इन्होंने, और इसे अक्सर जो है गैल्टन के प्रत्यागमन के नियम के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने ये कहा था कि अगर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर माता पिता जो है कम बुद्धिमान है तो ये नहीं होगा कि वो जो है प्रतिभाशाली ना हो। ऐसा अधिकतर पाया जाता है कि माता पिता जो है बुद्धिमान होते हैं और बच्चे उनके जो है कम बुद्धिमान होते हैं। तो आप सभी लोग इसको आपने जो है प्रैक्टिकली समाज में देखा भी होगा। अगला सवाल देखिए, बालक के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। बालक के विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, बालक के विकास का माप जो है अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के माध्यम से किया जाता है और बालक के विकास का मापन जो है गुणात्मक होता है और प्रत्येक अवस्था में बालक के विकास की गति जो है भिन्न होती है और अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास एक जो है संकुचित जो है संप्रत्यय है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो है ये आपका डी विकल्प हो जाएगा। वृद्धि की अपेक्षा विकास एक जो है संकुचित संप्रत्यय है, यही आपका असत्य है। अगला सवाल देखिए, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है तो कौन सी अवस्था में होती है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो जन्म से पहले होती है, याद रखिएगा, ये जो है जन्म से पहले जो है शुरू हो जाती है। आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि विकास जो है या जो है विकास जो है ये वोम टोम चलता है, मतलब गर्भ से जो है कब्र तक जाता है। तो इसीलिए जो है इसको जन्म से पहले हम बोल सकते हैं। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि एक जो है पाठ का अधिगम शुरू करने से पहले, एक पाठ का जो है अधिगम शुरू करने से पहले किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि एक छात्र किसी विषय के बारे में क्या जानता है और क्या नहीं जानता है। तो इसके लिए कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो ये आपका नैदानिक मूल्यांकन होता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन शब्द जो है छात्र के अधिगम और विकास को बढ़ाने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा के व्यवस्थित संग्रह, विश्लेषण और उपयोग को जो है संदर्भित करता है। और अगर हम नैदानिक मूल्यांकन की बात करें तो एक इकाई के अध्ययन की शुरुआत से पहले किया जाने वाला यह मूल्यांकन है ताकि यह पता किया जा सके कि छात्र जो है किसी विषय के बारे में कितना और क्या जानते हैं। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बच्चे के गर्भाधान के समय निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक अपना प्रभाव शुरू कर देते हैं? तो कौन सा कारक अपना प्रभाव शुरू करते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपके वंशानुगत जो है कारक होते हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल देखिए, 30 नंबर का सवाल है, कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रात्मक अवस्था में बालक होते हैं। अब ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत ही आसान सा सवाल है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में 30 नंबर का सवाल का जवाब जो है देना है। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है होते हैं तो आत्म केंद्रित होते हैं, पर केंद्रित होते हैं, जटिल होते हैं, सामाजिक होते हैं, ये आपको बताना है। तो इन्होंने जो है कितने स्टेज दिए थे
विकास के, ये भी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में और लिख दीजिएगा, ठीक है। और उनकी एज भी उनके सामने लिखिएगा, मैं आपके जो है कमेंट का वेट करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जो है जारी रखिएगा और जो है अच्छे ढंग से पढ़ाई करिएगा और क्वेश्चन नंबर 30 का जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।